हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और पूरे ज़ोर शोर से अपनी तैयारी में लगे होंगे। फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का, बैंकिंग का, टीचर्स का, एसएससी का, केंद्रीय या स्टेट का, जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें एक पेपर जनरल नॉलेज का ज़रूर होता है। उसमें साइंस से भी प्रश्न ज़रूर आते हैं। आज के वीडियो में मैं रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण बेसिक प्रश्न लेके आई हूँ, जिसका आंसर मैं व्याख्या के साथ दूंगी। आप अगर किसी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो उसका आंसर कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं या फिर अपने कॉपी में नोट्स कर लें। आज मैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर व्याख्या के साथ दूंगी, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखें, क्योंकि व्याख्या से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उससे भी आपको बहुत सारे प्रश्नों का आंसर आ जाएगा। यहाँ मैं केवल प्रश्न का आंसर ही नहीं बताऊंगी, उसकी व्याख्या भी बताऊंगी, जिससे यह पता आपको चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो अब देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में उदासीन होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारकीय होते हैं या उभयधर्मी होते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में क्षारकीय होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात जानते हैं। ऑक्साइड वे यौगिक हैं जो धातुओं, अधातुओं और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनता है। धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में क्षारकीय होते हैं और गैर धातु ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो देखिए, अगर प्रश्न यह आए कि गैर धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्या होता है, तो आप वहाँ आप बता सकते हैं कि वह अम्लीय होता है, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में क्षारकीय होते हैं और गैर धातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ऑक्साइड की प्रकृति होती है, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जलीय विलयन में वे अम्ल के साथ व्यवहार करके तथा नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देता है। प्रश्न यह भी आता है कि जलीय विलयन में कौन नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देता है? तो अधातु ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड का जलीय विलयन क्षारकीय प्रकृति का होता है और यह लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है। यहाँ से आपको 3 प्रश्न का आंसर आराम से आप दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एन एक प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त मानव निर्मित रेशा है। एन क्या हो सकता है? एक्रेलिक, जूट, रेयान या नायलॉन? तो इसका सही आंसर है रेयान। एन एक प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त मानव निर्मित रेशा है और यह एन क्या है? रेयान है। रेयान रेशम के तरह होता है। चलिए इसे देखते हैं। जो एक्रेलिक है यह भी एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, यह एक मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है। नायलॉन भी कृत्रिम रेशा है। रेयान, रेशम, कपास और जूट प्राकृतिक रेशे हैं। तो यहाँ जूट जो है सो प्राकृतिक रेशा है, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है कि वह प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त मानव निर्मित रेशा है। तो जूट तो प्राकृतिक रेशा है, लेकिन रेयान जो है प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त मानव निर्मित रेशा है। रेयान एक कृत्रिम रेशा है, इसके गुण रेशम के समान है। रेयान को लकड़ी के गूदे जैसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, इसलिए यह सही विकल्प है। इसमें बहुत चमक होती है, इसलिए इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। किसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है? रेयान को। अगर प्रश्न आ जाए कि कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है, तो रेयान को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। और नायलॉन जो है पूरी तरह से कृत्रिम रेशा है, जिसे 1930 में एक अमेरिकी शोधकर्ता वाल पोंट डुपोंट ने बनाया था। यह एक रासायनिक फार्म द्वारा विकसित किया गया था। फ्रेंड, इन व्याख्या से भी आपके बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, इसलिए व्याख्या को आप ध्यान से देखें एवं नोट्स या स्क्रीनशॉट लेते चलें। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3,
निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG, तरल हाइड्रोजन LG, पॉलीथीन टेरेथेलेट PET, कम घनत्व प्रोपेन LDP। इसका सही आंसर है A। CNG एक जीवाश्म ईंधन है। इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। फ्रेंड्स, जो भी जनरल नॉलेज का पेपर होता है उसमें रसायन विज्ञान से प्रश्न जरूर रहते हैं। रसायन विज्ञान से, फिजिक्स से, बायोलॉजी से, साइंस से जरूर प्रश्न रहते हैं और इसी प्रकार के बेसिक प्रश्न रहते हैं। जो आम बोलचाल में इंसान है सो उसका उपयोग करता है, उसमें कोई भारी भारी प्रश्न नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो उन प्रश्नों का हम आंसर नहीं बना पाते हैं। जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है उसमें बहुत इजी प्रश्न आते हैं। जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे गर्मी और दबाव में दफन जीवों के अवायवी अपघटन द्वारा बनते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जीव जंतु, लकड़ी, पेड़ पौधे जब बहुत वर्षों तक पृथ्वी के अंदर या समुद्र में जब दब जाता है तो उससे है सो ये जीवाश्म ईंधन बनता है। जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधन है और उनकी ऊर्जा को मुक्त करने के लिए उसे जलाना पड़ता है। यह वातावरण में सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन आदि गैसों को छोड़ता है जो ग्रीन हाउस प्रभाव और प्रदूषण का कारण बनता है। प्रश्न यह भी आता है कि कौन से ईंधन वातावरण में प्रदूषण करते हैं या कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो यहाँ ये कौन सा गैस छोड़ते हैं? सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन आदि गैस छोड़ते हैं और ये ग्रीन हाउस प्रभाव और प्रदूषण का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो इसका सही आंसर है सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। तो क्यों है यह हम देखते हैं। धावन सोडा एक रासायनिक यौगिक है जिसका फार्मूला Na2CO3 है। यह फार्मूला आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में फार्मूला भी आता है, सूत्र भी आता है लिखने के लिए, जिसे सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है और यह कार्बनिक अम्ल का लवण है। इसका pH स्तर 11 होता है, इसलिए यह क्षारीय है। यह लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 5, मधुमक्खी के डंक से दर्द और जलन क्यों होती है? मधुमक्खी जब डंक मारता है तो उससे इंसान को बहुत दर्द होता है, वहाँ पर जलन होने लगता है, सूजन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि जब मधुमक्खी डंक मारता है तो डंक मेथेनोइक अम्ल इंजेक्ट करता है। तो इसका सही आंसर है सी। मधुमक्खी डंक में मेथेनोइक अम्ल इंजेक्ट करता है। अब हम ये मेथेनोइक अम्ल के बारे में जानेंगे कि इसके कारण क्यों मनुष्य को दर्द और जलन और सूजन होता है। मधुमक्खी के डंक दर्दनाक होते हैं क्योंकि वे त्वचा में मेथेनोइक अम्ल, जिसे फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है, देखिए यहाँ आपको यह पता चलेगा कि मेथेनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। यह अम्ल जलन करता है और डंक वाली जगह पर लालिमा और सूजन हो जाता है, यानी बहुत सूजन हो जाता है, वहाँ जलन करता है, लाल हो जाता है। मेथेनोइक अम्ल का इंजेक्शन शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, जिसमें हिस्टामाइन की रिहाई शामिल है, जिससे दर्द और जलन होता है। मेथेनोइक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। अगर प्रश्न आए कि मेथेनोइक अम्ल कैसा अम्ल है, तो यह दुर्बल अम्ल है। प्रतिक्रिया की गंभीरता व्यक्तियों के एलर्जी और डंक की संख्या के आधार पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नेट बिच्छू बुट्टी के पेड़ में पाया जाता है? यह क्वेश्चन है कि बिच्छू बुट्टी के पेड़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल? इसका सही आंसर है ए,
मेथेनोइक अम्ल। जो अभी मधुमक्खी के डंक में हम देखें वही चीज़ बिच्छू बुट्टी के पेड़ की पत्तियों में भी पाया जाता है। बिच्छू बुट्टी का जो पेड़ की पत्ती होती है उसमें हल्का हल्का बाल जैसा रहता है और उसको छूने से इसी पर वह गड़ जाता है और इसी प्रकार का अम्ल वह शरीर में भेजता है, जिससे वही दर्द होता है जो मधुमक्खी के काटने से दर्द और जलन होता है। नेटल। बिच्छू बुट्टी एक शाकाहारी पौधा होता है जो जंगलों में उगता है। नेटल की पत्तियों में चुभने वाले बाल होते हैं जो गलती से छूने पर दर्दनाक डंक मारते हैं। यह उनके द्वारा स्रावित मेथेनोइक अम्ल के कारण होता है। पारंपरिक उपाय चिलमोड़ा के पौधे के पत्ते के साथ क्षेत्र को छूता है जो अक्सर नेटल बिच्छू के पास में उगता है। इसका दो नाम है, नेटल या फिर इसे बिच्छू बुट्टी कहा जाता है। इसलिए प्रश्न में जो भी हो, नेटल हो या बिच्छू बुट्टी, तो उसका एक ही आंसर होगा। कभी कभी हम एक नाम से तो उस प्रश्न को जानते हैं लेकिन दूसरे नाम से हम फ्रेंड्स नहीं जानते और उसका आंसर हम गलत कर देते हैं। इसलिए इन रासायनिक नामों का सभी जो भी उसका नाम हो उसे ध्यान से देखना चाहिए। मेरा एक रासायनिक सूत्र का एक वीडियो भी है जिसे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? डेमोक्रिटस ने, थॉमसन ने, ई रदरफोर्ड ने या जॉन डाल्टन ने? परमाणु शब्द का प्रतिपादन डेमोक्रिटस ने किया था। अब हम देखते हैं कि थॉमसन, ई रदरफोर्ड और जॉन डाल्टन ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। परमाणु शब्द का प्रतिपादन डेमोक्रिटस द्वारा किया गया था। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि हम एक निश्चित बिंदु पर पदार्थ को विभाजित करते हैं तो परमाणु अविभाज्य हो जाता है या इसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने इन कणों को परमाणु यानी कि अविभाज्य कहा। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ई रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा कणों की खोज की थी और जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे आप नोटबुक में उतार लें। यह एग्जाम में ऐसे भी मिलाने के लिए ज़रूर आता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक उदासीन लवण विलयन का सन्निकट पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, तापमान पर निर्भर करता है, 7 से अधिक, 7 के बराबर। इसका आंसर है डी, 7 के बराबर। अब हम यह देखते हैं कि एक उदासीन लवण विलयन का सन्निकट पीएच 7 के बराबर क्यों होता है और 7 से कम होने पर या 7 से अधिक होने पर क्या होता है। पीएच एक पैमाना होता है जिसका उपयोग जलीय विलयन की अम्लता या क्षारकता को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। 7 का पीएच एक उदासीन विलयन को इंगित करता है, जिसका अर्थ है कि यह न तो अम्लीय है और न क्षारीय है। एक उदासीन लवण विलयन तब बनता है जब एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तब एक उदासीन लवण विलयन बनता है। उदासीन लवणों के उदाहरण है सोडियम क्लोराइड NaCl और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। यह भी बहुत ही याद करने वाला है। अगर यह पूछा जाए कि उदासीन लवण का उदाहरण क्या है या सोडियम क्लोराइड क्या है, उदासीन है, अम्लीय है या क्षारीय है, तो आप बता सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम नाइट्रेट उदासीन लवण के उदाहरण है। अब हम देखते हैं कि 7 से कम होने पर या 7 से अधिक होने पर क्या होता है। 7 से कम पीएच एक अम्लीय विलयन को इंगित करता है और 7 से अधिक होने पर, जब 7 से अधिक पीएच होता है तो एक क्षारकीय विलयन को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक परमाणविक गैस है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, जेनॉन या ऑक्सीजन? इसका सही आंसर है जेनॉन। फ्रेंड, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं दोस्तों को लाइक शेयर करना ना भूलें। यह बहुत ही बेसिक एवं महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी पर एग्जाम में जरूर ही आते हैं।
अब हम ज़ेनॉन के बारे में जानेंगे। ज़ेनॉन एक उत्कृष्ट गैस है जो आमतौर पर प्रकृति में एक परमाणविक गैस के रूप में पाई जाती है। इसे XE के द्वारा भी इसका रासायनिक सूत्र Xe है। ज़ेनॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय और अन्य तत्वों के साथ आसानी से यौगिक नहीं बनाता है। ज़ेनॉन का क्या उपयोग है? ज़ेनॉन का उपयोग फ्लैश लैंप, आर्क लैंप और समान संवेदनाहारी के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान के लिए आयन प्रणोदन प्रणालियों में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, पहले घटता है या फिर बढ़ जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है अब हम यह देखेंगे। समान मामलों में गर्म होने पर पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है और ठंडा होने पर घट जाता है। जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो जल के विशिष्ट गुण के कारण जल का आयतन बढ़ने लगता है, जिसे जल का विलक्षण विस्तरण कहा जाता है। जल का विशिष्ट विस्तरण 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर व्याख्या के साथ बताई। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा एवं यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसीलिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी लाभान्वित हों एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।